Dear student of class 10, today we will discuss about our new topic of first chapter of biology. तो हमारे फर्स्ट टर्म में पहला जो चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेस, उसका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आज हमको डिस्कस करना है। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं और इसमें कौन कौन से लेवल्स हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस बार MCQ आने वाला है, तो MCQ में आपके पास डायग्राम बना होगा, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, लेवल आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है रेस्पिरेशन, एक है ब्रीथिंग। दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग हम कहते हैं एक्सहेल और इनहेल ऑफ गैसेस, मतलब सांस लेने को ब्रीथिंग कहते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो अभी हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस डायग्राम को हमको समझना है, इस डायग्राम में कौन कौन से लेवल हैं, हर एक पार्ट का काम क्या है। अब जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पे नसल पैसेज एंड एयर पैसेज है। तो नसल पैसेज का मतलब है जो नोज के अंदर जो कैविटी है, और यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास, और ये हमारे पास माउथ का पैसेज है। तो दोनों जगह से क्या होती है, एयर अंदर आती है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है फायरनेक्स, ये हम देख सकते हैं सामने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि पिछली बार भी जो सैम्पल पेपर था बोर्ड एग्जाम का, ऑफिशियल सैम्पल पेपर CBSE का, वहाँ पे ये सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे, वहाँ पे सीक्वेंस बना रखा था, आपको सही सीक्वेंस करेक्ट करना था, सही सीक्वेंस चूज करना था। तो आपको ध्यान देना, पहले नसल पैसेज है, उसके बाद फायरनेक्स है, उसके बाद आता है लायरनेक्स। तो यहाँ पे नसल पैसेज का मतलब नोज के अंदर जो कैविटी होती है, उसके बाद है माउथ पैसेज, माउथ के अंदर जो कैविटी है, उसके नेक्स्ट जो पहला आप देख सकते हो लेवल यहाँ पे लिखा है फायरनेक्स। तो फायरनेक्स का मतलब है जहाँ पे हमारे पास एक एपिग्लॉटिस लगा होता है, जस्ट इसके ऊपर ही अगर बात करूँ, यहाँ इसके जस्ट ऊपर हमारे पास है, फायरनेक्स के जस्ट टिप पे हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसको बोला जाता है। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है कि फूड को हमेशा स्टमक में पहुंचाना है और एयर हमेशा लंग्स में आनी चाहिए। मतलब आप सांस लेना और किसी भी चीज़ को सॉलो करना, ये दो चीज़ें आप एक साथ में नहीं कर सकते। या तो आप एक टाइम पे सांस ले सकते हो या आप फूड को सॉलो कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गन लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, जो भी हम सांस लेते हैं वो हमारी लंग्स में जानी चाहिए, और जो भी हम फूड खाते हैं, फूड डेफिनेटली स्टमक में ही जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पानी पी रहे हैं, अचानक से हमको खांसी आ जाती है, तो उसका रीज़न क्या है, गलती से वो पानी हमारे लंग्स की तरफ जा रहा होता है, तो अंदर से हमारा एक फोर्स जनरेट होता है जो उस चीज़ को बाहर निकाल देता है। तो यही रीज़न है हमारे पास। तो मेन आपको ध्यान रखना है, जो कंट्रोल करेगा फूड स्टमक में जाए और हमारी जो एयर है वो हमेशा लंग्स में जाए, तो ये कंट्रोल करने का काम है एपिग्लॉटिस का। मतलब यूजुअली ब्लॉकेज लगा के रखता है, क्योंकि सांस हम हर टाइम लेते हैं, तो इसका एक ब्लॉकेज लगा रहता है फूड पाइप पे। इस डायग्राम में फूड पाइप शो नहीं हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट है लायरनेक्स। लायरनेक्स का काम होता है, इट इज़ एक्ट एज अ वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स की तरह काम करता है। अब इसके नेक्स्ट ये पूरा जो आप सीक्वेंस देख रहे हो, इन सबको मिला के ट्रैकिया बोला जाता है। ये ट्रैकिया का मतलब है रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये ट्रैकिया इसको कहते हैं। और यहाँ पे रिंग्स हैं कार्टिलेज की, कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं। तो रिंग, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है ट्रैकिया के अंदर। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये इसको कोलैप्स होने से रोकती है। जब हमने सांस ली या सांस बाहर निकाली, तो यहाँ पे ट्रैकिया का कोलैप्स हो सकता है, तो उस कोलैप्स को रोकने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके नेक्स्ट हमारे पास, अब ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। एक होता है ओइसोफेगस, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओइसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप, वैसे यहाँ पे है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोला जाता है विंड पाइप। तो विंड इसके थ्रू जाती है। इसके नेक्स्ट हमारे पास ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। तो अभी तक तो इसको ट्रैकिया कहते हैं, जैसे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, इसको हम पढ़ते हैं ब्रोंकाई। इसका नाम ब्रोंकाई पड़ चुका है। फिर इसके अब फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फर्दर क्लासिफाइड होता रहता है स्मॉल पाइपलाइन में। मतलब आप ऐसा मान सकते हो, एक मेन पाइपलाइन है जिसके अंदर एयर फ्लो करती है, इसका नाम पड़ गया एयर पाइप, और दूसरा नाम है ट्रैकिया। उसके बाद एयर पाइप दो अलग अलग पाइपलाइन में डिवाइड हो रहा है, इसका नाम पड़ गया हमारे पास ब्रोंकाई। ये आपके सामने लेबल हो रखा है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद फर्दर जब ये और फर्दर पार्ट में क्लासिफाई होता है, इसको ब्रोंक्यूल्स नाम दे देते हैं। और फाइनली जब हम ब्रोंक्यूल्स का एंड देखते हैं, तो इसके एंड में आते हैं एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस के आगे जो रिजल्ट आएगा हमारा CO2 O2 एक्सचेंज होता है। हमको पता है, हम हर टाइम क्या करते रहते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। हम चाहे रात को सोते टाइम में हमारा हार्ट बीट करता रहता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी फंक्शन चलती रहती है। तो ये जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हर टाइम बनती रहती है, और एनर्जी जब बनती है तो CO2 रिलीज होती है, और CO2 को हमको बॉडी से बाहर निकालना होता है। और बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही यहाँ पे हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो होगा एल्वियोलर सैक के अंदर। तो ये स्मॉल सैक होते हैं।
इनको ऐसे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन भी है। ये काफ़ी माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब ह्यूमन लंग को स्टडी किया जाता है तो हमको ये दिखाई देते हैं एल्वुलर सैक। तो अगेन मैं आपको स्टार्टिंग में से बता देता हूँ हमने कौन कौन से लेवल पढ़े हैं, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है। तो पहले तो हमारे पास नसल पैसेज, इसके नेक्स्ट हमारे पास एयर पैसेज, दोनों यहाँ पे आते हैं। और स्टार्टिंग में हमारे पास एक लेवल आता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसका काम है फूड को स्टमक में भेजना और एयर को लंग्स के अंदर भेजना। उसके बाद है फायरनेक्स, फायरनेक्स के नेक्स्ट है लायरनेक्स, लायरनेक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। इसके नेक्स्ट है ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। तो आप यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं, इसको साथ में हम कहते हैं विंड पाइप। जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे एक और इसके जस्ट पीछे होता है एक दूसरा पाइप, सॉरी इसके आगे होता है, जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस फूड पाइप। यहाँ पे उसका कुछ रोल है नहीं, इसलिए यहाँ पे लेबल हुआ है नहीं उसका। इसके नेक्स्ट है ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हमने सांस ली, जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा ट्रैकिया कोलैप्स होना चाहता है, लेकिन उसको कोलैप्स को रोकेगा कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये इसका काम है यहाँ पे। उसका नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स जब ये दो पार्ट में क्लासीफाई हो गए। इसके नेक्स्ट है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में हमारा है एल्वुलर सैक। अब लंग्स से हम जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई मसल होनी चाहिए। ऐसी कौन सी मसल है जो उसको कंट्रोल करेगी, कब हम गैस को एक्सहेल करें, कब इनहेल करें? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है डायफ्राम, और डायफ्राम एक इनवॉलंटरी एक्शन में, तो इसको आप वॉलंटरी बना सकते हो, बट ये एक इनवॉलंटरी के अंदर आता है। इनवॉलंटरी का मतलब इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम रात को सो जाते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहता है, हमारे लंग्स काम करते रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही काम करेगा डायफ्राम। तो ये हमारा पूरा सिस्टम था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, आपको याद क्या रखना है। आपको पहले तो सीक्वेंस याद रखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले नसल पैसेज आता है, उसके नेक्स्ट इसी नसल पैसेज में ऐड हो जाता है फूड पैसेज, सॉरी माउथ का जो पैसेज है, माउथ का एयर पैसेज। उसके नेक्स्ट यहाँ पे पहला लेवल है हमारे पास एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के नेक्स्ट है हमारे पास फायरनेक्स, फिर लायरनेक्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स। ये सिंगल को कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद फर्दर इन लाइंस का नाम है ब्रोंक्यूल्स, और इनकी एंड पे लगे होते हैं एल्वुलर सैक, इनको शॉर्ट फॉर्म में एल्वुलाई भी बोला जाता है, इसके एंड में है। ये आपको लेवलिंग ध्यान रखनी है। और नीचे है डायफ्राम, जो कि हमारे एक्सहेल और इनहेल को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा कंप्लीट लेवल था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके नेक्स्ट हमको ये समझना है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। वहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं। पार्शियल प्रेशर हमारा, जब हम इनहेल करते हैं कोई भी गैसेस, तो इनहेल करने के बाद जो सारी गैसेस किसके अंदर आएंगी? इस एल्वुलर सैक्स के अंदर भर जाती हैं, एल्वुलर सैक्स। और जब भी हम इनहेल करते हैं यूजुअली उसमें नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन बहुत ही लो रिएक्टिव गैस है, तो जनरली हम इनहेल जो करेंगे उसमें ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर O2 चली जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और हमारी बॉडी के अंदर की जो CO2 होती है वो बाहर आ जाती है डिफ्यूजन की हेल्प से। तो ये प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है, एक्सहेल इनहेल होता रहता है। तो ये पूरा हमारा क्या था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको इसमें सीक्वेंस याद रखना है, और आपको ध्यान रखना है डायफ्राम का काम क्या है। डायफ्राम का काम है लंग्स के इनहेल और एक्सहेल को कंट्रोल करना। सो दिस इज अवर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके नेक्स्ट हमको समझना है गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे CO2 O2 एक्सचेंज होगा एल्वुलाई के अंदर। इसके नेक्स्ट हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। अभी इससे पहले जस्ट हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके एंड में मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारे पास लंग्स का डायग्राम है, इसके एंड में लास्ट में हमारे पास एल्वुलाई सैक आते हैं, बहुत ही स्मॉल से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्वुलाई बोला जाता है। सो दिस इज द एल्वुलाई, और इसके नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरी है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल एनी गैसेस, इन्वायरमेंट से कोई भी गैस इनहेल करते हैं तो यूजुअली उसमें क्या होगी? नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक तो नाइट्रोजन गैस है N2 और दूसरी है O2। अब नाइट्रोजन बहुत ही लो रिएक्टिव है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होती नहीं है। बट जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। अब यूजुअली होता क्या है, ये हमारा एल्वुलाई का डायग्राम है, ठीक है, जो बिल्कुल लंग्स के एंड में हमने पढ़ा था, और ये हमारी कैपिलरी। अब जनरली हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल स्मॉल पाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल का साइज बहुत बड़ा है, और ब्लड वेसल के सामने एल्वुलाई बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो ब्लड वेसल अपने आप को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेती हैं, जिनको हम नाम देते हैं कैपिलरी। कैपिलरी आपको ऑलमोस्ट हर पार्ट से मिल जाएगी। जैसे अगर आपके हाथ में कहीं पे कट लग जाए तो वहाँ से खून निकलने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है। अगर किसी ब्लड वेसल पे कट लगता है तो वहाँ से अगर ब्लड निकलता है तो हमको समझ आता है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है। लेकिन कहीं भी कट लग जाए हमारे हाथ पैरों में तो वहाँ से ब्लड कैसे बाहर आता है? क्योंकि कैपिलरी हमारी ऑल ओवर द बॉडी होती है, हर जगह कैपिलरी प्रेजेंट है। लंग्स के पास भी होती हैं, क्योंकि लंग्स तक हमको ऑक्सीजन ले आनी है, तो ऑक्सीजन कैपिलरी के थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू, उसके बाद वो कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स। अब इसका नेक्स्ट क्या हो रहा है, जैसे हमने इनहेल की कोई भी गैस इन्वायरमेंट से, तो यूजुअली उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगी। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन होती है
वो यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस फिल हो जाएगी O2, और हमारी कैपिलरी में क्या होगा, CO2 गैस होगी। हमारा जो ब्लड है वो CO2 लेके आता है, तो ऐसे ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब है ये ब्लड है जो CO2 कैरी कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी गैस हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। हमारे ब्लड वेसल के अंदर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो CO2 का फ्लो करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आपको टर्म याद रखना है, टर्म आपको यूज़ करना है पार्शियल प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपिलरी है उसके अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर, ये टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कैपिलरी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, डिफ्यूज़ करेगी टुवर्ड्स द एल्वेलाई। ये एल्वेलाई की तरफ डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है, और क्या होगा, और जो हमारी जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर, ये डिफ्यूज़ करती है ब्लड की तरफ। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी गैस हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और कैपिलरीज के अंदर बहुत ही कम है, तो सारी CO2 डिफ्यूज़ हो गई एल्वेलाई की तरफ, और O2 डिफ्यूज़ होती है कैपिलरी की तरफ। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज चलता है। और आपको ध्यान रखना है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो ब्रीथिंग है वो एक रिदमिक प्रोसेस है, रिदम से होती है। आप एक्सहेल और इनहेल एक बारी में नहीं कर सकते, पहले आप एक्सहेल करोगे फिर इनहेल करोगे, तो ये रिदम से होगी। बट अगर मैं बात करूँ गैसेस एक्सचेंज की, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन में आया था, एक्सप्लेन diffusion is a continuous process and the exhale and inhale of the gases is a rhythmic process। तो रिदमिक इसलिए है क्योंकि सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, आप आइदर एक्सहेल करोगे इनहेल करोगे, दोनों एक टाइम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही तो पाइपलाइन है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 सारी डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी के अंदर, और ऑक्सीजन कैपिलरी के अंदर, और CO2 जितनी भी थी जिसको हम कह रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारी CO2 डिफ्यूज हो जाएगी एल्वेलाई के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं ये जो हमने लिखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कन्वर्ट हो चुका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि सारे CO2 के मॉलिक्यूल जा चुके हैं एल्वेलाई के अंदर। तो एल्वेलाई के अंदर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है अब CO2 के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कैपिलरी के अंदर है हमारे पास O2 के मॉलिक्यूल। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, अब इसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके पास अब ऑक्सीजन है और ये ट्रैवल कर सकता है। अब आपको इसके नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि ये ट्रैवल करते कैसे हैं, हाउ द CO2 एंड O2 ट्रैवल इन आवर बॉडी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाने के लिए होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन HB से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन CO2 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूजुअली जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। इसके वैसे ट्रैवल करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता CO2 को हेल्प करने के लिए। हीमोग्लोबिन का एक ही काम है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रैवल करवाना। और आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक हीमोग्लोबिन 4 O2 के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 4 O2 के मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन कैरी कर पाता है। और ऐसे ही बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं RBC के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। तो ब्लड का मेन काम यही है, CO2 और O2 को ट्रैवल करवाना, मेनली इसका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इसके नेक्स्ट जो CO2 है, CO2 ट्रैवल होगी बाइकार्बोनेट फॉर्म में। अब इसका बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या होता है ये हमको समझना है। व्हाट इज द बाइकार्बोनेट फॉर्म ऑफ CO2। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं और फॉर्म करते हैं बाइकार्बोनेट ऑफ CO2, जिसको हम लिखते हैं H2CO3। दिस इज नोन एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो यही सी बाइकार्बोनेट फॉर्म में CO2 ट्रैवल करती है। मैक्सिमम 73% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल करती है, बाकी डिजॉल्व फॉर्म में या डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर। बट आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CO2 O2 कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, यहाँ तक कैसे पहुंची, तो O2 को कौन लेके आएगा, हीमोग्लोबिन, और CO2 को कौन ले आ रहा है, CO2 बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रैवल करती है और बची हुई डिजॉल्व फॉर्म में, क्योंकि ब्लड के अंदर CO2 डिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। दूसरा यहाँ पे टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कैसे, डिफ्यूजन की हेल्प से। स्टार्टिंग में क्या था, लंग्स के अंदर O2 ज़्यादा थी, O2 डिफ्यूज हो गई कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी के अंदर जितनी भी CO2 थी वो सब डिफ्यूज हो गई एल्वेलाई के अंदर। सो दिस इज अवर एक्सचेंज प्रोसेस। तो कैसे एक्सचेंज होता है, तो आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन अलग है और ब्रीथिंग अलग है। अभी हमने देखा ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जो इसके नेक्स्ट हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था।
आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। थैंक यू।